जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं सर 709 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को यह सर इशू किया गया है। इसमें मेन जो टॉपिक है वो ई इनवॉइसिंग का है कि दो कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स को कहा गया है एड्रेस करके कि उन्होंने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना है, पॉज इंस्टॉल करना है और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इंटीग्रेट करवानी है एफबीआई के सिस्टम से। जो भी इनवॉइस जनरेट हो वो एफबीआई के सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो जाए। सबसे पहले कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है, इसमें कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज है, एनजीओ है, जो भी कंपनी, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सेल कर रही है, कुछ सर्विस दे रही है, उसने इसमें बैंक्स भी शामिल होंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इसमें कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड नहीं है अभी। एज सच जो ऐसा हुआ है इसमें यही समझ में आ रहा है कि हर कंपनी, हर सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। और कंपनीज के लिए फर्स्ट डे ऑफ मई से एप्लीकेबल डेट है कि आपने अपना सिस्टम को इंटीग्रेट करना है एफबीआर के सिस्टम से। और जो नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन में आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एओपीज हैं, और आपके होलसेलर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट डे ऑफ जून 2025 लास्ट डेट है टू इंटीग्रेट देयर सिस्टम्स। अब इस एसआरओ के पीछे हम ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का क्या तरीका होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो एसआरओ भी हमने डिस्कस किया 708, ये फोकस कर रहा है दो तरह के लोगों को। एक कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है और एक नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है। दोनों के लिए डेफिनेट डिफरेंट है। जैसे यकम मई इसकी लास्ट डेट है और इसकी इंटीग्रेशन की यकम जून लास्ट डेट है। इससे पहले जो एसआरओ इशू किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के, उसको नाम दिया जाता था पॉज इंटीग्रेशन का। पॉज का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करने का मतलब होता था कि आपने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना है एफबीआर के साथ। और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ अप्लाई होती थी टीयर वन कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स। मतलब जो रिटेलर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी प्लाजा में काम कर रहा है, या उसका पिछले 12 महीनों का बिल 12 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा अगर उसने अपने बिजनेस प्रेमिसेस में एक कंडीशन इंस्टॉल किया हुआ है या वो एक चेन ऑफ स्टोर्स के तौर पे काम कर रहा है, तो ये सारे लोग टीयर वन कैटेगरी में फॉल करते थे। इस पे डिफरेंट टाइम पे एसआरओ इशू किए गए। सबसे पहला एसआरओ 2021 में आया था, जिसमें टीयर वन कैटेगरी को एड्रेस किया गया था। वो बताया गया था कि आपने पॉज इंस्टॉल करना है। और उसके बाद डिफरेंट मौकों पे 2022 नवंबर में एक एसआरओ आता है और उनको एड्रेस किया गया था कि आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करें। और उसके लिए सिर्फ एक ही लाइसेंस पर्सन था जो एफबीआर की तरफ से ऑथोराइज था, वो उसका नाम था हबल। हबल नाम से कंपनी थी, हबल प्राइवेट लिमिटेड, जो सिर्फ एफबीआर की तरफ से इंटीग्रेट करने की लाइसेंस कंपनी थी। और इस कंपटीशन मार्केट में कोई नहीं था, और उस वक्त वो हायर प्राइस चार्ज कर रहे थे, जो कि मोर देन 50 रुपीज पर इनवॉइस वो कह रहे थे कि हम आपसे रिसीव करेंगे। इसके बाद 2022 के बाद 2023 में एक ऐसा आता है जिसमें जो डिफरेंट रूल्स हैं आपके इंटीग्रेशन के वो डिफाइन किए जाते हैं। रूल्स ऑफ इनवॉइसिंग को एड्रेस किया जाता है, उसमें थोड़ा चेंज इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जिसको आप कहते हैं ई इनवॉइसिंग। जो पहले पॉज की टर्म थी उसको रिप्लेस कर दिया गया विद ई इनवॉइसिंग। उसके बाद 2024 में एक ऐसा आता है जनवरी में, जहां से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है। इसमें एफबीआई डायरेक्टली कहता है कि ये जो इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ रिटेलर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसमें जो एफएमसीजी सेक्टर है पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है। उन्होंने पॉज इंस्टॉल करना है और जितनी भी सेल वो कर रहे होंगे टूवर्ड्स होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आगे ट्रेडर है या रिटेलर है, वो अपने सिस्टम में पॉज इंस्टॉल करेंगे ताकि एफबीआई को डायरेक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सके। अब 2024 के बाद अब 2025 जनवरी में पहला एसआरओ आया, जिसमें अब यहाँ की जो रिक्वायरमेंट थी एफएमसीजी की उसको खत्म करके रजिस्टर्ड पर्सन के साथ इसको लिंक किया गया। रजिस्टर्ड पर्सन में आपके हर तरह के लोग आ जाते हैं, इसमें एफएमसीजी सेक्टर भी शामिल है। इसमें आपका जो सिंपल एक बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है वो काम कर रहा है, वो सब लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है, यूपी की तरह पार्टनरशिप फर्म पे काम कर रहे हैं या कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं, सब लोग इसमें शामिल होंगे। अभी जो पॉज का सिस्टम है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों अप्लाई हुई? सबसे पहले टीयर वन कैटेगरी को फोकस किया गया रिटेलर्स को। वो तब भी आईएमएफ की एक कंडीशन थी कि आप अपने जो इंडस्ट्री है उसको आप कैश इंडस्ट्री को फोकस करें, उसको डिजिटल लेके जाएं। तो उसमें सबसे ज्यादा कैश जिस इंडस्ट्री मूव होता है वो आपकी रिटेल इंडस्ट्री है, उसको फोकस किया गया, उसको कहा गया कि आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करें। उसके बाद जब रिसेंटली आईएमएफ की नई डिमांड आई है कि जितने भी आपके इंडस्ट्री में बिजनेसेस काम कर रहे हैं उन सबको आप कहेंगे अपने सिस्टम को डिजिटलाइज करें और इंटीग्रेट करें विद एफबीआर। अब इस रिक्वायरमेंट के अंडर एफबीआर ने जो करंट एसआर इशू किया है उसमें डेडलाइन बता दी कि यकम में डेडलाइन है आपकी कॉर्पोरेट पर्सन की, और यकम जून डेडलाइन है नॉन कॉर्पोरेट पर्सन की। अब इंटीग्रेशन के लिए पहले एफबीआर ने सिर्फ एक पार्टी बताई थी, हबल। उसके बाद अब यहाँ पे चार पार्टीज इसमें हम टोटल हो गई है, टोटल तीन पार्टीज मजीद एफबीआर ने ऐड की हैं। सबसे पहले तो आपकी कंपनी है हबल, जो पहले से एफबीआर की तरफ से अथोराइज थी। सेकंड नंबर पे प्राल है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। थर्ड नंबर पे ईवाई है, जो ऑडिट फर्म है, वो उसका ही एक आईटी डिवीजन है जो इसके ऊपर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन है, वो इसके ऊपर काम कर रही होगी। फोर्थ के ऊपर एक कंपनी है वेब डीएनए वर्क्स के नाम से, वो इसके ऊपर काम करेगी। ये चार कंपनी जो कि ऑथोराइज्ड है एफबीआई की तरफ से आपके सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए। अभी अगर आप ये देखें तो एफबीआई ने ऐसा इशू किया है 22 अप्रैल को, और
6 या 7 दिन का टाइम दिया है, अगर आप वर्किंग डेज काउंट करें इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर कंपनीज। अब 6 7 दिनों में आप किसी भी कंपनी में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसमें काफी चीजों को अभी एड्रेस करने की जरूरत है, जो कि एफबीआर ने इस एसआरओ में कहीं क्लियर नहीं किए। सबसे पहले जो आपकी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, उसमें आपको जो डाटा है जो आप ट्रांसफर होना है थ्रू दीज 4 इंटीग्रेटर्स, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि उसकी सिक्योरिटी किस तरह मेक श्योर की जाएगी, क्योंकि डाटा थर्ड पार्टी के थ्रू रूट होना है। जितनी भी इंडस्ट्री में सारे लोग काम कर रहे हैं उन सबका डाटा इन 4 पार्टीज के थ्रू होते जाना है। अब उसमें डाटा सिक्योरिटी या उसकी इंटेग्रिटी को किस तरह मेक श्योर किया जाएगा, या उसमें जो बग्स है सॉफ्टवेयर के अंदर वो किस तरह मेक श्योर होंगे कोई बग्स नहीं आ रहे सिस्टम के अंदर। अगर कोई सेल ट्रांजेक्शन है वो अगर थ्रू नहीं होती तो सिस्टम रुक सकता है, तो बिजनेस उससे आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज के ऊपर कोई क्लैरिटी अभी अवेलेबल नहीं है, और ना ही एफबीआर ने एज सच कोई क्लैरिटी दी है रिगार्डिंग रेट पर इनवॉइस। मतलब कितना एक एवरेज रेट होगा या एक बेंचमार्क रेट होगा जो कि एफबीआई या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इससे ज्यादा कोई कंपनी चार्ज नहीं करेगी, ताकि ये जो इंडस्ट्री एक नई क्रिएट होने लगी इंटीग्रेशन की, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो कंपनीज अपनी मर्जी के चार्जेस लोगों से वसूल करेंगी, और उसमें फिर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बिजनेस के ऊपर ऐड होगी। और उस कॉस्ट का बर्डन कौन फेस कर रहा होगा, एफबीआई के साथ शेयरिंग होगी या सिर्फ टैक्स पेयर ही फेस करेगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही इसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन आती है इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।